हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, आज है 4 दिसंबर। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को काइंडली लाइक कर दीजिए और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशंस होने वाले हैं, है ना। और पेपर 1 की अगर आप तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में लगभग 82 सेशंस है, 82 सेशंस अभी तक लगभग हो गए हैं, उससे अधिक ही हो गए होंगे और वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सारे सेशंस देखना इंपॉर्टेंट है। हर सेशन में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, उस हिसाब से लगभग 820 क्वेश्चन, और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन हटा भी दें तो 500-600 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ही डिस्टिंक्टिव दिख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को, और आई होप कि पूरा सेशन आप देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिल के यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम आंसर करते हुए चलेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट अजम्पशन अबाउट टीचिंग। शिक्षण के बारे में गलत धारणा की पहचान करिए। पहला ऑप्शन है, टीचिंग इज कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट, यानी शिक्षण संदर्भ स्वतंत्र है। दूसरा ऑप्शन है, टीचिंग इन्वॉल्व्स डेलिबरेट प्लानिंग, यानी शिक्षण में जानबूझकर योजना बनाना शामिल है। और टीचिंग लीड्स टू सेल्फ रेगुलेशन इन लर्नर्स, यानी शिक्षण में छात्रों में आत्म नियमन विकसित होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है, टीचिंग इज बोथ रिफ्लेक्टिव एंड इटरेटिव, यानी शिक्षण चिंतनशील और पुनरावृत्त दोनों है। इसमें से ध्यान रखना है आपको कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी इनमें से कौन सा गलत है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा सही उत्तर, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आपको वेट कर रहा हूं, वहां पर आपको आंसर करना है और फिर हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना एक एक ऑप्शन। देखिए, अगर हम बात करें टीचिंग को, तो टीचिंग जो है वो क्या होता है, टीचिंग कई प्रकार से होता है। एक तो ये फैसिलिटेटिंग के तौर पे, जहाँ पर आप सुविधा प्रदाता बन के और बच्चों को हेल्प करते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आता है वहाँ उनको सोल्यूशन देते हैं। एक तो आप वहाँ पर व्याख्यान देते हैं, लेक्चर देते हैं, है ना, वो भी होता है। एक नॉलेज ट्रांसफर के ऊपर होता है कि आपके पास ज्ञान है और आपने ज्ञान को जो है ट्रांसफर कर दिया अपने से, अपने जो भी सामने आपके शिक्षार्थी हैं उन तक आपने पहुंचाया। एक जो लर्निंग होता है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। जो टीचिंग आप कराते हैं वो अनुभव जनित या अनुभव आधारित कराते हैं, है ना। फील्ड में ले जाके उन जो भी शिक्षार्थी हैं उनको अनुभव कराएंगे और उसके थ्रू बिहेवियरल एक्सपेक्ट में उनके चेंज आता है, यानी व्यवहारिक ज्ञान जो है वो उनका बढ़ता है। तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के ये लर्निंग होते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि लर्निंग हमेशा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। क्योंकि संदर्भ ही नहीं पता होगा तो आप क्या लर्निंग कराओगे। मान लीजिए आप प्राइमरी स्कूल में गए और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आपको टीचिंग कराना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उनके हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से उनको टीचिंग कराना। प्राइमरी के लेवल के हिसाब से आप उनको टीचिंग कराएंगे। अब उनको जो है बहुत एडवांस नॉलेज देने लगेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, ये संदर्भ समझना जरूरी है कि किस संदर्भ में हम टीचिंग करा रहे हैं। हम रिसर्च के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर हम प्राइमरी या फिर सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो आपका टीचिंग है वो चेंज होता है। तो टीचिंग हमेशा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, ना कि इंडिपेंडेंट, और इसलिए यही इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखिए, डेलिब्रेट प्लानिंग, बिल्कुल। देखिए, अगर आप प्रभावी शिक्षण करना चाहते हो तो इसमें डेलिब्रेट प्लानिंग आप करते हो, तो ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। टीचिंग लीड्स टू सेल्फ रेगुलेशन इन लर्नर्स, बिल्कुल। टीचिंग जो है वो सेल्फ रेगुलेशन की तरफ ले जाता है। लर्नर जो है वो धीरे धीरे जब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उनका डेवलप होने लगता है तो सेल्फ रेगुलेट करें, खुद को ही वो जो है आत्म नियमन करने लगते हैं वो। तो स्टूडेंट सेंटर टीचिंग को ये दर्शाता है। और फिर टीचिंग जो है रिफ्लेक्टिव और इटरेटिव दोनों होना चाहिए, यानी कि टीचिंग मेथड्स जो हैं उनको कैसे आप रिफाइन करोगे, है ना। रिफ्लेक्टिव और इटरेटिव प्रैक्टिसेस जो है ना वो हेल्प करते हैं टीचिंग मेथड्स को रिफाइन करने में। तो ये भी सही है। तो यानी कि जो गलत है वो ए ऑप्शन है, शिक्षण संदर्भ स्वतंत्र है, ये गलत है। तो आई होप कि आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईसीटी, फिजिंग इज एसोसिएटेड विद, है ना। फिजिंग क्या होता है, तो जो आईसीटी के संदर्भ में देखें तो फिशिंग या फिजिंग जिसे हम कहते हैं, ये किससे संबंध है इसका। पहला है डेटा एनक्रिप्शन, यानी डेटा एनक्रिप्ट करना, डेटा को आप जो है लॉक करते हैं ना, डेटा में जो है सिक्योरिटी लगाते हैं। दूसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी ब्रीच, यानी नेटवर्क सुरक्षा उल्लंघन। तीसरा ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर चौथा ऑप्शन है ब्लॉकचेन तकनीक या टेक्नोलॉजी। बताइए, फिशिंग या फिजिंग जिसे हम कहते हैं वो किससे एसोसिएटेड है।
क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा सही उत्तर, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मार्क कर लेना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, नेट के एग्जामिनेशन में। और फिर से मैं आपको बोल दूं कि पेपर 1 के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिए, डेली सेशन से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए इन सेशंस को। क्योंकि देखिए, इन सेशंस को आप जब करेंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में भी। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल हूबहू मैं उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके सेशंस में आएंगे। तो देखिए, अगर हम फिशिंग के बारे में बात करें तो फिशिंग जो है ये फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट होता है आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए। मान लीजिए कि आपका ये कंप्यूटर है, इसमें आपने कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई फाइल्स रखें जो आपके पर्सनल फाइल्स हैं। अब इसको किसी ने चुराने की कोशिश की, एक्सेस करने की कोशिश की, तो उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की जो कोशिश होता है ना, इसी को हम कहते हैं फिशिंग। यानी कि यहाँ पर जो नेटवर्क सिक्योरिटी है ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, नेटवर्क में ब्रीच आ जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क सुरक्षा उल्लंघन। डेटा एन्क्रिप्शन जो है वो नहीं होगा, डेटा को एन्क्रिप्ट करना मतलब इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, ये नहीं होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको मैंने बताया ही ऑलरेडी कि आप जो है वो रिमोट लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं फाइल्स को, या फिर कोई सॉफ्टवेयर जो कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं है कि आप हार्डवेयर पे खर्च करो, तो आप जो है ले सकते हैं ऐसे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स। और क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल गूगल ड्राइव भी है, जहाँ पर आप अपने फोटो स्टोर करते हैं और किसी भी डिवाइस से उसको एक्सेस कर पाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगेन डेटा एन्क्रिप्शन पर ही काम करता है, और ब्लॉकचेन के माध्यम से भी आप जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं डेटा का, साथ ही साथ उसको ट्रैक कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ब्लॉकचेन ये एक नया टेक्नोलॉजी है, इसी के ऊपर बिटकॉइन वगैरह काम करता है, याद रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनिंग मेथड्स इज डिडक्टिव इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सी तर्क विधि निगमनात्मक प्रकृति की है। पहला ऑप्शन है एनालॉजी या उपमा, दूसरा है सिलोजिज्म, तीसरा ऑप्शन है इंडक्शन या आगमन, चौथा ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। बताइए में से कौन सा रीजनिंग मेथड है जो डिडक्टिव है नेचर में। ठीक है, तो देखिए हमने रीजनिंग पढ़ा हुआ है ना कि रीजनिंग जो है वो इंडक्टिव भी होता है और डिडक्टिव भी होता है। इंडक्टिव में क्या होता है, आप इंड्यूस करते हैं, यानी आप जोड़ते हैं। डिडक्टिव में आप डिड्यूस करते हैं, मतलब आप घटाते हैं। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, और यहाँ पर हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, है ना, ये हम कह सकते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा रीजनिंग मेथड जो है वो डिडक्टिव होता है नेचर में। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है हमेशा जनरल प्रीमाइस से स्पेसिफिक कंक्लूजन तक जाता है, जैसा कि हमने बोला। और इसीलिए जब हम सिलोजिज्म में क्या करते हैं, आपने देखा होगा सिलोजिज्म जो क्लासिकल सिलोजिज्म होता है, एरिस्टोटलियन सिलोजिज्म जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम यही करते हैं ना कि हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। कोई भी जनरल टर्म बता देंगे, उसको हम स्पेसिफिक फिर उसके नेचर तक पहुंचेंगे, है ना। एनालॉजी में आप ऐसा नहीं करते हैं, एनालॉजी में आप कंपैरिजन वगैरह करते हैं, तो ये नहीं होगा, है ना। ये इंडक्टिव या एनालॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल हो गया। जनरलाइजेशन को डिराइव करना या फिर इंसाइट्स लेना स्पेसिफिक केसेस से, ये नहीं होगा। इंडक्शन में भी वही करते हैं, आप इंड्यूस करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन जो है इससे इसका लेना देना है ही नहीं। सिलोजिज्म इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इनमें से डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो सिलोजिज्म एक इसका क्लासिक एग्जाम्पल है डिडक्टिव रीजनिंग का। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इसलिए इसको मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। इन इंडियन लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्फरेंस या अनुमान। भारतीय तर्क में अनुमान के 5 घटकों का सही क्रम कौन सा है। पहला है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। दूसरा ऑप्शन है हेतु, प्रतिज्ञा, उदाहरण, निगमन, उपनयन। तीसरा ऑप्शन है उदाहरण, हेतु, प्रतिज्ञा, उपनयन, निगमन, या फिर प्रतिज्ञा, उदाहरण, हेतु, निगमन, उपनयन। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी बताया है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा सही उत्तर, नीचे कमेंट सेक्शन में अभी कभी जाके मेंशन करिए, और वो शॉर्ट फॉर्म भी आप बताइए जो मैंने आपको बताया हुआ था कि कैसे आपको याद करना है। अगर आप बैच में एनरोल्ड हैं तो इतने अच्छे तरीके से हमने सारे यूनिट्स को इस बार कवर किए हैं, और मैं इस बार चाहता हूं कि मेरे लर्नर्स सबसे अच्छे तरीके से जो है पेपर को अटेम्प्ट करके आएँ, अपना 100% दे के आएँ। रिजल्ट क्या होता है उससे मुझे मतलब नहीं है, आपको ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दे दिया है। बाकी रिजल्ट जो है और कट ऑफ जो है वो आपके हाथ में नहीं है ना। रिजल्ट तो जरूर आपके हाथ में है कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कट ऑफ जो है वो दूसरे की मेहनत पर डिपेंड करता है ना।
तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हम बारे में बात करें तो जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं अनुमान या इन्फरेंस के, तो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, है ना? PHUUN, फून, है ना? तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है आपको याद रखना है। पहला हो गया प्रतिज्ञा, है ना? प्रतिज्ञा को हम P, आपको कई जगह ये PRATIJNA भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये JNA मतलब ज्ञ होता है ना, ज्ञ। तो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा को हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द क्लेम होता है ये, है ना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, इसको हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा आपका हेतु, हेतु को हम रीजन भी कहते हैं ना, रीजन। और ये क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होता है, क्लेम को सपोर्ट करने के लिए एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन, सपोर्ट, सपोर्टिंग द क्लेम लिख सकते हैं हम इसको। तीसरा हो गया आपका उदाहरण। अच्छा, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इसको। उदाहरण में क्या होगा? आप इलिस्ट्रेट करेंगे, लॉजिक को सपोर्ट करने के लिए कोई भी एक उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे, इलिस्ट्रेटिंग, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे उपनयन। उपनयन क्या होता है? उपनयन मतलब एप्लीकेशन, यहाँ पर स्पेसिफिक कनेक्शन उस केस से आप बताएंगे, है ना, रियल वर्ल्ड में या जो भी स्पेसिफिक कनेक्शन आप दर्शाएंगे। इसके बाद निगमन होता है। अच्छा, निगमन, ये आपका लास्ट स्टेप हो जाता है, निगमन। और निगमन को हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन भी कहते हैं। तो ये लॉजिकल कंक्लूजन जो आप लास्ट में यहाँ पहुँचते हैं वो होता है। तो ऐसे आप अनुमान लगाते हैं। तो फून, ये याद रखना है आपको, ये याद रखेंगे तो आपने तुरंत जो है दो ही ऑप्शन, ये तो ऐसे ही हट जाता है, एच और यू से स्टार्ट हो रहा है, ये पी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन देखिए फून एच पहले आ रहा है तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दे दिया हो, और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा कि हाँ ये है करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 कंपोनेंट्स ऑफ इन्फरेंस। अब हम आ जाते हैं वेस्टर्न लॉजिक के एक प्रश्न पे। इन वेस्टर्न लॉजिक विच फॉलिसी अकर्स व्हेन द प्रीमाइसेस आर इररिलेवेंट टू द कंक्लूजन। पश्चिमी तर्क में वह त्रुटि कौन सी होती है जब प्रस्तुतियां निष्कर्ष से असंबंधित होती हैं, यानी आपने जो कंक्लूजन दिया है और जो प्रीमाइसेस हैं वो आपस में दोनों का रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा है, प्रीमाइसेस बिल्कुल इररिलेवेंट है कंक्लूजन को अगर देखें तो। पहला है फॉर्मल फॉलिसी, दूसरा है पॉलिसी ऑफ रेलेवेंस, तीसरा है जेनेटिक पॉलिसी, चौथा है इक्विवोकेशन पॉलिसी, यानी औपचारिक त्रुटि, प्रासंगिकता की त्रुटि, उत्पत्ति की त्रुटि और द्विअर्थी प्रयोग। बताइए इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अगर हम फॉर्मल पॉलिसी के बारे में बात करें तो इसमें लॉजिकल स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है, लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि प्रीमाइस 1 आपने लिखा, प्रीमाइस 2 आपने लिखा और कंक्लूजन लिखा, तो इसमें आपके लॉजिकल स्ट्रक्चर में जो है अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके एवज में मतलब उसका जो रिजल्टेंट होगा ना, फिर वो उसको हम कहेंगे फॉर्मल पॉलिसी। यानी मान लीजिए आपने कंक्लूजन पहले लिख दिया और प्रीमाइस बाद में आप लिख रहे हो, तो ये हो जाएगा फॉर्मल पॉलिसी, यानी फॉर्म में कोई इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए फॉर्म में। तो ये फॉर्मल पॉलिसी तो नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि इररिलेवेंट के बारे में बात कर रहा है कंक्लूजन के लिए। तो इसको हम कहेंगे पॉलिसी ऑफ रेलेवेंस, बी ऑप्शन, प्रासंगिकता की त्रुटि। तो ये कब होता है? जब कोई आर्गुमेंट हम दे रहे हैं वो लॉजिकली रिलेट नहीं कर रहा है कंक्लूजन से। तो कोई भी हमारा आर्गुमेंट है एंड इट इज नॉट लॉजिकली कनेक्टिंग और लॉजिकली रिलेटिंग टू द कंक्लूजन, तो इसको हम कहेंगे पॉलिसी ऑफ रेलेवेंस। जीनेटिक पॉलिसी क्या होता है? आर्गुमेंट्स को उनके ओरिजिन के बेसिस पे हम इवेलुएट करते हैं, तो इसको हम जीनेटिक पॉलिसी कहते हैं, तो ये नहीं होगा। और इक्विवेकेशन क्या करता है? ये एम्बिगस टर्म्स को एक्सप्लॉइट करता है, यानी आप जो है ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे जो सामने वाले को या तो उसके बारे में पता नहीं है या कम नॉलेज है, उसको यूज़ करके अगर आप जो है कोई आर्गुमेंट जीतना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं इक्विवोकेशन, और ये भी नहीं होगा इसका सही उत्तर। तो बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। एंड वी आर हाफ वे थ्रू द वीडियो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और काइंडली जो है डेली इन सेशन से जुड़ा करिए। एग्जामिनेशन अब बहुत नज़दीक है, बहुत समय कम बचा है। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है 9015958713। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, विनय सर का नंबर है। और पेपर 1 के लिए मात्र 499, 500 आप कह लीजिए, तो 500 रुपये में आपको जो है क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ आपको मिलने वाली हैं। विनय सर से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी।
हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पर। Which type of hypothesis testing error occurs when a true null hypothesis is rejected? सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने पर कौन सी त्रुटि होती है? पहला है टाइप 1 एरर, दूसरा है टाइप 2 एरर, तीसरा ऑप्शन है सैम्पलिंग एरर या फिर चौथा ऑप्शन है मेजरमेंट एरर। तो बताइए इनमें से कौन सा एरर होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरर जो है वो होता है जब आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखता हूं मैं कि आपको जो है पता है कि नहीं इसके बारे में। क्या होगा इसका सही उत्तर, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एंड देन आई विल डिस्कस विद यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखिए, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो टाइप 2 एरर क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। टाइप 2 एरर जो है, इसमें अगर हम फेल कर जाते हैं, फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, मतलब मान लीजिए कि एक नल हाइपोथेसिस आपने दिया वो गलत है और फिर भी आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो इसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। और ये कह रहा है कि व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, तो ये तो महापाप है ना। याद रखिएगा कि अगर ये पाप है तो ये महापाप होता है ना। यानी कि कोई चीज सही है, सत्य है, और फिर भी जो है आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर जो है इसमें रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस होता है, यानी कि आपने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट दी ट्रू नल हाइपोथेसिस। और ये कब हम करते हैं? जब हम सिग्निफिकेंट टेस्टिंग जो है ना काफ़ी स्ट्रिंजेंट कर देते हैं, तो इसलिए ये हमारा हो जाता है ट्रू नल हाइपोथेसिस जो है इसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। याद रखिएगा, टाइप 1 एरर जिसमें आप ट्रू को रिजेक्ट करते हैं, और टाइप 2 एरर जिसमें आप फेल टू रिजेक्ट अ फॉल्स को कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा, सेकंड कौन आता है? जो फॉल्स होता है ना। फर्स्ट कौन आएगा? जो ट्रू होगा। तो इसी से याद रखिए कि ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट आप नहीं करते हैं तो टाइप 1 एरर हो जाता है। सैम्पलिंग एरर और मेजरमेंट एरर जो है ना, ये अनरिलेटेड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। ये सैम्पलिंग में कोई अगर एरर आ गया तो उसको हम कहते हैं, और मेजरमेंट एरर आपका जो मेजरमेंट टूल यूज़ कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत आ गई, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते समय कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें ये होता है। तो ये दोनों नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। विच थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एम्फेसाइजेज दैट द मीडियम शेप्स द मैसेज? संचार का कौन सा सिद्धांत माध्यम के संदेश को आकार देने पर बल देता है? पहला है ट्रांसमिशन थ्योरी, संचरण सिद्धांत, दूसरा है एजेंडा सेटिंग थ्योरी, तीसरा है मीडिया इकोलॉजी थ्योरी, और चौथा है डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का वो थ्योरी है जो जोर डालता है कि मीडिया जो है वो शेप करता है मैसेज को, मीडिया जो है वो आकार देता है। मीडिया कौन है? तो जैसे न्यूज चैनल्स हो गए, जैसे आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, है ना, जो भी मीडिया हाउसेस हैं, उनको यहाँ पे बात की गई कि वो जो है मैसेज को शेप करती हैं, आकार देती हैं, जैसा चाहें वैसा कर देती हैं। बताइए कौन सा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एज इस पे जोर डालता है? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा सही उत्तर, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। तो देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, तो ट्रांसमिशन थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें, एजेंडा सेटिंग थ्योरी के बारे में बात करें, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा, ताकि ये थ्योरीज भी आपकी आपकी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए एक एक थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन थ्योरी के बारे में। ट्रांसमिशन थ्योरी जो है ये कहता है कि जो ये सबसे पहले तो ये लीनियर कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करता है, लीनियर कम्युनिकेशन के ऊपर। और ये कहता है कि कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है मैसेज को ट्रांसमिट करने का सेंडर से रिसीवर तक, जिसमें सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, ये शामिल होते हैं कंपोनेंट्स। और इसमें सिंपल ये है कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज पे ध्यान नहीं देता, फीडबैक पे ध्यान नहीं देता। ट्रांसमिशन थ्योरी इसके बारे में बात करता है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो भी मैसेज है उसको ट्रांसमिट कर देना है, तो ये नहीं होगा। एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या कहता है? तो देखिए, मीडिया का इन्फ्लुएंस पब्लिक परसेप्शन पे होता है, पब्लिक क्या सोचती है उसके ऊपर होता है ना। तो जो मीडिया है वो लोगों को ये नहीं बताता है कि क्या सोचना है, बल्कि डायरेक्ट अटेंशन जो है वो किसके बारे में सोचना है, वो इश्यूज को हाईलाइट कर देते हैं वो। तो यानी वो एजेंडा सेट करते हैं। मतलब मान लीजिए इनके पास 4 न्यूज़ आया, अब इन 4 न्यूज़ में से आपको ये नहीं कहेंगे कि ये वाला न्यूज़ जरूरी है, ये वाला न्यूज़ जरूरी नहीं, बल्कि जो न्यूज़ उनको लगेगा कि हाँ इसके ऊपर हाईलाइट करना चाहिए, तो वही आपको हर चैनल पर दिखने लगेगा, और आपको लग जाएगा कि हाँ
यही जो है सही है, यानी वहाँ एजेंडा सेट हो रहा है। तो आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको क्या सोचना है, बल्कि वो चीज़ें आपके सामने परोस दी जाएंगी। और एजेंडा सेटिंग थ्योरी को किसने दिया था, ये भी, ये नाम आप जो है नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ये है मैक्सवेल मैकॉम्स नाम के एक थे, मैकॉम्स और डोनाल्ड शॉ। ये 1972 में इन्होंने दिया था एजेंडा सेटिंग थ्योरी को, है ना। तो जो न्यूज़ कवरेज है, मान लीजिए कोई भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो उसके ऊपर अगर न्यूज़ कवरेज देना चाहिए, लेकिन न्यूज़ कवरेज किस चीज़ को मिल रहा है, कोई पॉलिसी नहीं आ रही है उसके ऊपर मिल रहा है, तो यानी कि वो एजेंडा मीडिया सेट कर रहा है। तो ये जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैसेज को शेप करने के बारे में जो बात हो रहा है ना, वो हम कहाँ देखते हैं, वो हम देखते हैं मीडिया इकोलॉजी थ्योरी में। याद रखिएगा, मीडिया इकोलॉजी थ्योरी, है ना। तो मीडिया इकोलॉजी थ्योरी इसका सही उत्तर होगा, इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो मीडिया इकोलॉजी थ्योरी जो है, इसको मार्शल मैकलुहन ने डेवलप किया था। नाम याद रखिएगा, MARSHALL मार्शल मैकलुहन ने इसको डेवलप किया था। और इन्होंने हाईलाइट किया था कि कम्युनिकेशन मीडियम जो है, ये इन्फ्लुएंस करता है कंटेंट और इंटरप्रिटेशन को, है ना। तो यानी कि जो मीडियम है, ये शेप करता है मैसेज को, ना कि मीडिया, है ना। तो ये मीडियम के बारे में बात हो रहा था, और एजेंडा सेटिंग थ्योरी में मीडिया के बारे में। तो मीडियम मतलब क्या होता है कि किस मीडियम से आप देख रहे हैं, है ना। जैसे कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है, जैसे टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, कि रेडियो से देख रहे हैं, कि न्यूज़पेपर से देख रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करता है कंटेंट को और कैसे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है उसको। तो मैसेज को सेव करता है। मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ देखा आपने, तो वहाँ पर कोई हेडलाइन लिखा हुआ देखा, तो हेडलाइन देख के आप बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होंगे, लेकिन अगर उस चीज़ का वीडियो अगर आपको दिख जाए, मान लीजिए कहीं कहीं कोई घटना हुई है, उसकी वीडियो दिख गया आपको, तो आप बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं ना। तो यानी कि वो मीडियम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं मैसेज को। तो वो हो जाएगा आपका मीडिया इकोलॉजी थ्योरी। तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये ऑडियंस और मीडिया के रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करता है। और इसमें जो आइडिया मेन है वो ये है कि जो लोगों की डिपेंडेंसी है ना मीडिया के ऊपर, वो ऐसे सिचुएशन में बढ़ जाती है जहाँ पर दूसरे सोर्सेज नहीं होते इन्फॉर्मेशन के। मान लीजिए आप बहुत दूर रहते हो और अमेरिका में कोई घटना हो रही है, तो आपको बिल्कुल डिपेंडेंट होना पड़ेगा मीडिया के ऊपर। तो इसको भी डेवलप करने वाले कौन थे, 1976 में इसको डेवलप किया गया था। और सैंड्रा बॉल और मेल्विन डेफ्लोर नाम के दो व्यक्ति ने इन्हें इसको डेवलप किया था। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंसी थ्योरी, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। नहीं दिया हो तो इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न जो है आपको और कहीं नहीं दिखेंगे, और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस टाइप के प्रश्न आप तक पहुँचाने के लिए। तो हमारे इस एफर्ट के लिए भी काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। विच प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेज ऑन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस? सतत विकास का कौन सा सिद्धांत पारिस्थितिकी तो संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल या एहतियात सिद्धांत। दूसरा है इंटरजेनरेशनल इक्विटी, पीढ़ीगत समानता। तीसरा ऑप्शन है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल यानी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। या फिर चौथा ऑप्शन है कैरिंग कैपेसिटी प्रिंसिपल या वहन क्षमता सिद्धांत। तो बताइए, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो फोकस करता है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा सही उत्तर, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 लिख के नीचे मेंशन कर दीजिए, एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के ऊपर देखें ना, तो ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है ना। आपको प्रिकॉशन लेना है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है कि पहले से ही आप जो है प्रिकॉशन लेके चलिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इंटरजेनरेशनल इक्विटी के बारे में बात करें, तो ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि कैसे आप फ्यूचर जनरेशन को फेयरनेस दे पाएंगे, यानी कि आगे आने वाले जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, तो उनको भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको भी वो रिसोर्सेज मिलने चाहिए जो हम एंजॉय कर रहे हैं आज। मान लीजिए हमारे पास आज फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा मौसम ख़राब हो जाता है, तो हमारे पास जो है ना एक ये चीज़ है कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स उपलब्ध हैं। तो सोलर एनर्जी अगर नहीं है, विंड पावर अगर नहीं उपलब्ध है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये लग्जरी उनके पास भी होनी चाहिए, यानी जनरेशनल चेंज के बाद भी ये इक्विटी मेंटेन होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी। इकोलॉजिकल बैलेंस इसका लेन देन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा इसका सही उत्तर। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल मतलब ये क्या कहता है कि इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए अगर कोई पॉल्यूटर है, मान लीजिए कोई डेवलप्ड कंट्रीज हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन किया है, तो उनको ये इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, है ना।
तो अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा भाई, आपको जो है इसका जवाबदेही तय करना होगा कि हाँ कौन जवाब देगा, और आपको जवाब देना होगा। अगर आप पोल्यूटर हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये भी नहीं होगा। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो कैरिंग कैपेसिटी प्रिंसिपल द्वारा यहाँ पर डिफाइन होता है। वहन क्षमता सिद्धांत, कैरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशंस में बता दिया है आपको कि क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ पर जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का जो बहुत इन डेप्थ पार्ट है उसको हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। कई बार जो है ये चीज़ें जो है क्लासेस में भी हम नहीं कर पाते जो यहाँ डिस्कशन सेशन में होता है। तो आप इन डिस्कशन सेशन को बहुत हल्के में मत लीजिए। अगर आपको जो है ना कोई चीज़ फ्री में मिलता है तो उसकी कद्र नहीं होती है, लेकिन इस बात को आप मानिए कि इसके पीछे बहुत सारा मेहनत जाता है ना। तो कैरिंग कैपेसिटी प्रिंसिपल क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी प्रिंसिपल जोर डालता है कि जो इकोसिस्टम है ना उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है उनके सस्टेनेबल लिमिट के ऊपर। यानी मान लीजिए कि आपके पास एक लिमिट है ना, आप मान लीजिए दिन में 10 घंटे काम कर पाते हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर मैं आपसे 14 घंटे काम लेने लगूं तो धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे एग्जॉस्टेड फील करने लगेंगे, बीमार पड़ने लगेंगे, और हो सकता है कि 1-2 साल बाद आप काम करने लायक बचे भी ना। सेम हमारे अर्थ के साथ भी होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 100 इसकी क्षमता है कि हाँ 100 जो है वो, मान लीजिए 100 लोगों को ये उनके ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन अगर हम 1000 लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से रिसोर्सेज को लेने लगे तो कुछ ही दिन में फिर इसका बैलेंस खराब हो जाएगा, वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी प्रिंसिपल जो है इसी के ऊपर फोकस करता है, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर फोकस करता है, और डी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। और इसी टाइप के अच्छे अच्छे प्रश्न करने के लिए डेली इन सेशन से जुड़िए। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आपको भी मैं बधाई देता हूँ कि आप जो है, बहुत लोग आप में से इन सेशंस को पूरा पूरा देखते हैं, और बहुत कुछ आपको जो है नॉलेज में आपके इजाफा हुआ होगा। इस चीज़ का भी जो है आपको अंदाजा हो रहा होगा, आप क्वेश्चंस ज़्यादा सही कर पा रहे होंगे, है ना। अब हम 9th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कैन एक्सीड 100% ड्यू टू। बताइए, हमने कई सेशंस में इसको डिस्कस किया है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में। आप बताइए सकल नामांकन अनुपात या जीईआर जिसको हम कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो ये 100% से अधिक हो सकता है, कब हो सकता है? पहला, इंक्लूजन ऑफ रिपीट स्टूडेंट्स यानी दोहराए गए छात्रों को शामिल करना। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट यानी गैर निवासी छात्रों को शामिल करना। तीसरा ऑप्शन, इंक्लूजन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एज ग्रुप्स यानी गैर पारंपरिक आयु समूहों को शामिल करना। या फिर चौथा ऑप्शन है, ओवर रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट डेटा यानी छात्र डेटा के अधिक रिपोर्टिंग के कारण। बताइए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कब 100% से ऊपर जा सकता है? सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9 लिख के मेंशन कर दीजिए। लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन किया करिए, और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दीजिएगा कैसा लग रहा है ये क्लास, हमारा ये एफर्ट कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ अगर आप एक फोकस्ड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पहली बार हमारे इन सेशन से जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए जो है एक डाउट ग्रुप बनाया गया है, लेकिन उन्हीं लर्नर्स के लिए जो वाकई में चाहते हैं कि मैं उनको गाइड करूं, और मुझसे जो है वो क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो वहाँ 1 to 1 मैं आपको रिप्लाई देता हूं, और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ हो, तो आप जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और उस पर्टिकुलर ग्रुप का लिंक आप कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं, फिर वहाँ पे आपको लिंक दिया जाएगा, क्योंकि वो इनवाइट ओनली ग्रुप है ना। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% से ऊपर कब हो सकता है? तो सबसे पहले अगर हम देखें पहला ऑप्शन, इंक्लूजन ऑफ रिपीट स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर रिपीट करेंगे ग्रेड को, एक ही ग्रेड को सेम एजुकेशन लेवल पे, और उनको भी काउंट किया जाएगा, तो इससे जो जीईआर है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो बढ़ सकता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इंक्लूजन ऑफ नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट्स, तो देखिए नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट से इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई छात्र जो है वो रहता है, नहीं रहता है, हॉस्टल में रहता है, कहाँ रहता है, तो ये तो नहीं होगा। इंक्लूजन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एज ग्रुप्स, तो ये भी सही है। देखिए जीईआर जो है वो अगर इंक्लूड करेगा सभी स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन में जो एनरोल्ड होते हैं, और अगर स्टूडेंट्स ओल्डर या यंगर जो भी टिपिकल एज है, मान लीजिए हमने दे दिया कि 6 से 10 साल के बच्चे हैं, लेकिन अगर 11 साल वाला भी इसी में एनरोल हो गया और 5 साल का बच्चा भी इसी में एनरोल हो गया, तो उस टिपिकल एज के अंदर अगर वो एनरोल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो जीईआर है वो 100% से ऊपर चला जाएगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% से ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये भी सही होगा। और ओवर रिपोर्टिंग स्टूडेंट डेटा का अगर हो गया, तो अगर डेटा कलेक्शन में आपने एरर कर दिया है और सेम स्टूडेंट को काउंट कर लिया मल्टीपल टाइम्स, इन्फ्लेटेड रिपोर्टिंग आपने कर दिया है, तो उससे भी जीईआर कई बार 100% से ऊपर जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स इज हायर देन द पॉपुलेशन इन द ऑफिशियल एज ग्रुप फॉर दैट एजुकेशन लेवल, है ना, कोई भी या तो ड्यू टू ओल्डर या यंगर स्टूडेंट्स या फिर रिपीटर्स, तो उस केस में जीईआर विल एक्सीड 100%। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी एंड डी। ओके, 3 ऑप्शंस के सही होंगे। तो देखता हूं कि कितने लोग जो है ये 3 ऑप्शंस करेक्ट कर पाए होंगे।
है ना। अब हम चलते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। हमारा आखिरी प्रश्न है, इन रिसर्च डिजाइन विच टेक्निक इंश्योर्स इंटरनल वैलिडिटी। बताइए अनुसंधान डिजाइन में कौन सी तकनीक आंतरिक वैधता सुनिश्चित करती है। पहला है रैंडमाइजेशन, दूसरा है ट्रायंगुलेशन, तीसरा है एक्सटर्नल ऑडिट, या फिर चौथा ऑप्शन है कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स, है ना। रैंडमाइजेशन, त्रिकोणीयकरण, बाहरी ऑडिट, या फिर सामग्री वैधता सूचकांक। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर दे देना है, और साथ ही साथ इस पूरे सेशन का फीडबैक भी देना है। आज के ये क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आपको कैसे लगे ये क्वेश्चंस, इसका भी फीडबैक मैं चाहता हूं कि आप दीजिए। और फिर जो है मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना एक एक ऑप्शन। देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम रैंडमाइजेशन को देखें तो रैंडमाइजेशन क्या करता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को मिनिमाइज करता है ना। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये भी समझ लीजिए, और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को मिनिमाइज करने से क्या इसके जो है बेनिफिट्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो रैंडमाइजेशन है इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को मिनिमाइज किया जाता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है रिसर्च स्टडी में, जो इन्फ्लुएंस करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कारण, कॉज, और जो इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी इफेक्ट, इन दोनों को ये कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर जो है इसका जो अफेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो इससे डिस्टॉर्ट हो जाता है जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। तो कंफ्यूजन या कंफाउंडिंग इसको हम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कंफाउंडिंग से आप कंफ्यूजन याद रख सकते हैं, तो ये कंफ्यूजिंग वेरिएबल्स होते हैं, है ना। तो कंफाउंडिंग मतलब कंफ्यूजिंग। तो इसलिए क्योंकि ये फॉल्सली सजेस्ट करते हैं कोई कॉजल रिलेशनशिप। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, कोई कारण है ही नहीं, और फिर भी वो कारण आपको पता चलने लगे, या फिर कोई सही कारण है वो जो है छुप जाए, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के वजह से ये होता है। तो यानी ये कई बार जो है ये चीज़ें कर देते हैं। तो रैंडमाइजेशन में क्या होता है, अगर हम रैंडमाइजेशन के बारे में बात करें तो रैंडमाइजेशन में क्या होता है, रैंडमाइजेशन में इन्हीं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो होते हैं ना, इनको मिनिमाइज करने के बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पर कॉजल इन्फ्रेंसेस जो है वो इंश्योर करना होता है हमें, यानी जो कारण प्रभाव है वो बिल्कुल सही तरीके से दर्शाना होता है। तो रैंडमाइजेशन बिल्कुल इंटरनल वैलिडिटी को कहीं ना कहीं एनहेंस करती है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रायंगुलेशन जो है वो रिलायबिलिटी बढ़ाती है मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, है ना, विश्वसनीयता बढ़ाती है, इंटरनल वैलिडिटी नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है ना, और कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स है, तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी को, एक्सटर्नल ऑडिट आप कराओगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि बाहर की कोई कंपनी आई है, वो आपके कंपनी में एक ऐसा न्यूट्रल कंपनी है जो कि आपके कंपनी में आके जांच कर रही है। आपने मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट खोला है, और बाहर से कोई जैसे एफएसएसआई के लोग आ गए, अब वो तो आपके रेस्टोरेंट के लोग हैं नहीं, या वो तो गवर्नमेंट के लोग हैं, न्यूट्रल लोग हैं, उन्होंने आके आपके रेस्टोरेंट पे हाइजीन चेक किया कि आपने साफ सफाई रखी हुई है कि नहीं, और इसके लिए उन्होंने जो है टीम, पूरा का पूरा टीम जो है वो अच्छे तरीके से उन्होंने इसका जांच किया। जांच करने के बाद पाया गया कि नहीं, हाइजीन सब सही है, बहुत अच्छा है। तो एक्सटर्नल ऑडिट होने से बाहरी वैलिडिटी यानी जो कस्टमर्स हैं आपके, वो खुश हो जाएंगे कि नहीं नहीं, बाहर की कोई कंपनी आई और साफ सफाई चेक किया। अगर मैंने खुद अपना इंटरनल ऑडिट कराया होता, तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता कि लोगों को विश्वास नहीं होता, तो यानी एक्सटर्नल ऑडिट से जो एक्सटर्नल जनता है वो खुश होती है। तो वैसे ही आप कर सकते हैं कि भाई एक्सटर्नल वैलिडिटी इससे जो है कहीं ना कहीं डिपेंड होती है, ना कि इंटरनल वैलिडिटी इस पे चेंज होती है, इसलिए ये नहीं होगा। कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स जो होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को जांचने के लिए होता है। तो कंटेंट की वैलिडिटी इंडेक्स जो है ये भी इंटरनल वैलिडिटी से इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रैंडमाइजेशन। और आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। इसी के साथ ये सेशन हमारा यहीं एंड होता है। आई होप कि आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो और बहुत कुछ सीखने समझने को आपको मिला हो। इस पर्टिकुलर जो सेशन है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा रात को 10 बजे हमारे ज्ञानस्थली, तो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप वो टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो करते हैं तो फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और साथ ही साथ ये जो है ज्ञानस्थली का लिंक होता है, HTTPS करके जो ये लिंक होता है, इस पर आप क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सर्च कर सकते हैं ज्ञानस्थली बाई अलका पांडे, और वहाँ पर लगभग 9,500 आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। वो वाले चैनल को आप सर्च करके और फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।